स्वागत है। आज हम पीटर थियल की किताब 0 to 1 पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये किताब है स्टार्टअप्स पर, भविष्य बनाने पर। थियल, जो पेपाल और पैलेंटर के को फाउंडर रहे और फेसबुक जैसी कंपनियों में शुरुआती निवेशक भी, उनके विचार काफी, कह सकते हैं, अलग हैं। बिल्कुल अलग इसलिए क्योंकि वो आम धारणाओं को सीधी चुनौती देते हैं। हम सब तरक्की चाहते हैं, है ना, बिजनेस बनाना चाहते हैं, लेकिन थील का जो रास्ता है वो काफी जुदा है। वो कहते हैं कि असली तरक्की नकल करने में नहीं है, बल्कि कुछ बिल्कुल नया बनाने में है। हाँ, यही तो उनकी किताब का सेंट्रल आइडिया है, शून्य से एक जाना। सुनने में लगता है सिंपल, पर इसका असल मतलब क्या है, और क्या ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही है? थील इसे बहुत बहुत साफ तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि प्रगति मतलब प्रोग्रेस दो तरह की होती है। पहली है 1 से n जाना, 1 to n। इसको वो कहते हैं क्षैतिज या विस्फृत प्रगति। सीधा मतलब है जो चीजें काम कर रही हैं बस उनकी नकल करो, उन्हें फैलाओ। जैसे एक टाइपराइटर था, आपने 100 और बना दिए। आज की दुनिया में देखें तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अच्छा। चीन ने जैसे कई दशकों तक क्या किया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तरीके अपनाए और विकास किया। ये क्लासिक 1 से n है। ठीक है, तो ये हुआ कॉपी करना या फैलाना। और फिर 0 से 1, वो क्या है? वो है ऊर्ध्वाधर या गहन प्रगति, 0 to 1। मतलब कुछ बिल्कुल नया करना, ऐसा कुछ बनाना जो पहले था ही नहीं। टाइपराइटर से वर्ड प्रोसेसर बनाना, वो 0 से 1 है। इसके लिए थील का शब्द है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। और हाँ, यहाँ तकनीक का मतलब सिर्फ कंप्यूटर या गैजेट्स नहीं है, बल्कि कुछ भी करने का कोई भी नया और बेहतर तरीका। ये दिलचस्प है। मतलब वो वैश्वीकरण और तकनीक को दो अलग-अलग खांचों में रख रहे हैं। हाँ, आमतौर पर तो हम सोचते हैं कि भाई वैश्वीकरण से भी तो तकनीक फैलती है, तरक्की होती है। हाँ। पर थील का तर्क थोड़ा गहरा है। वो कहती हैं कि सोचिए, अगर भारत या चीन जैसे बड़े देश सिर्फ आज के पश्चिमी तरीकों की नकल करके, मतलब 1 to n करके अमीर बनने की कोशिश करेंगे, तो जो हमारे संसाधन हैं उन पर कितना भयानक दबाव पड़ेगा, पर्यावरण का क्या होगा, वो तो तबाह हो जाएगा। सोचिए, अगर हर कोई अमेरिका जितनी एनर्जी इस्तेमाल करने लगे बिना किसी नई बेहतर तकनीक के। हाँ, ये तो बात है। तो उनका मानना है कि लंबे समय तक चलने वाली तरक्की के लिए 0 से 1 जाना यानी नई तकनीक बनाना, वो वैश्वीकरण से कहीं ज्यादा जरूरी है। सिर्फ नकल करना काफी नहीं होगा। तो मतलब असली सवाल भविष्य को लेकर है कि नकल से भविष्य बेहतर नहीं होगा, आविष्कार से होगा। और इसी से जुड़ा थियल का वो मशहूर सवाल भी है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये सवाल क्यों इतना अहम है? अहम इसलिए है क्योंकि ये आपको लीक से हटकर सोचने पर मजबूर करता है। इसका हर अच्छा जवाब, जैसा थियल कहती हैं, वो एक रहस्य के करीब होता है। कोई ऐसी सच्चाई जो महत्वपूर्ण तो है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो उसे जानते नहीं या मानते नहीं। ये सवाल भविष्य देखने जैसा है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जो खोजा जाना बाकी है, समझा जाना बाकी है। अगर हम ये मानकर बैठ जाएं कि भाई सब कुछ पता चल चुका है, तो फिर नई खोज कैसे होगी? 0 से 1 जाने के लिए ऐसे सवालों से जूझना पड़ता है, पारंपरिक सोच को चुनौती देनी पड़ती है। ये सोचने वाली बात है कि शायद हम अक्सर मान लेते हैं कि बड़े आइडियाज का दौर खत्म हो गया है। खैर, अगर 0 से 1 जाना यानी कुछ एकदम यूनिक बनाना इतना जरूरी है, तो इसका सीधा मतलब है कि जो चीजें पहले से हैं उन्हें बस थोड़ा बेहतर करना या दूसरों से कंपटीशन करना, वो शायद सही रास्ता नहीं है। और यहीं पर थियल का वो कंपटीशन वाला नजरिया आता है, जो मुझे लगता है हमारे पूरे बिजनेस कल्चर की जड़ पर ही चोट करता है। हम तो हमेशा सुनते हैं कंपटीशन इज गुड। बिल्कुल, हर इकोनॉमिक्स की किताब यही सिखाती है। परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, उसे आदर्श माना जाता है। जहां बहुत सारी कंपनियां हैं, सब एक जैसा सामान बेच रही हैं और कोई भी लंबे समय तक बड़ा प्रॉफिट नहीं कमा पाती। क्यों? क्योंकि कीमतें कम रखने का प्रेशर होता है। थील एयरलाइन इंडस्ट्री का उदाहरण देती हैं। सोचिए, ये इंडस्ट्री हर साल अरबों डॉलर्स की वैल्यू बनाती है, लाखों लोगों को इधर से उधर पहुंचाती है, लेकिन फिर भी कंपनियां मुश्किल से पैसा कमा पाती हैं। 2012 में एक आंकड़ा था कि अमेरिकी एयरलाइंस का औसत मुनाफा प्रति यात्री सिर्फ 37 सेंट था। 37 सेंट? बस। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, इसे वो कहती हैं प्रतिस्पर्धा का जाल।
तो थील कहते हैं कि इस जाल से बचना है और तरीका है एकाधिकार, मोनोपोली। लेकिन मोनोपोली शब्द सुनते ही तो मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आती है। क्या ये ग्राहकों के लिए बुरा नहीं होता? हाँ, और यहीं पर थील की बात को ठीक से समझना जरूरी है। वो गैर कानूनी तरीकों से या सरकारी मदद से बनी मोनोपोली की बात नहीं कर रही हैं। वो बात कर रही हैं क्रिएटिव मोनोपोली की, रचनात्मक एकाधिकार। यानी एक ऐसी कंपनी जो कुछ इतना नया और इतना बेहतर करती है कि कोई और उसकी बराबरी ही नहीं कर सकता, कम से कम कुछ समय के लिए तो बिल्कुल नहीं। जैसे गूगल सर्च, कोई दूसरा सर्च इंजन उसके आसपास भी नहीं है ना? हाँ, वो तो है। तो थील का सबसे चौंकाने वाला तर्क ये है कि जिसे हम अच्छा मानते हैं, खुली प्रतिस्पर्धा, वो असल में लंबे समय में किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, न कंपनी के लिए न समाज के लिए। अगर हम बड़े इनोवेशन के लिहाज से देखें, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का मतलब क्या है? पूंजी जमा करना। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो सारा मुनाफा लड़ाई में ही खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जैसे गूगल है, फेसबुक है या एप्पल, इनकी ताकत देख के चिंता तो होती है। क्या ये जो रचनात्मक एकाधिकार हैं, ये इनोवेशन को दबाते नहीं है? क्या थील इस पहलू को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, ये चिंता जायज है और थील भी मानती है कि अगर दुनिया स्थिर हो, मतलब कुछ नया न हो रहा हो, तो एकाधिकार सिर्फ किराया वसूलने वाला बन सकता है। लेकिन हमारी दुनिया तो गतिशील है, बदल रही है। तो उनका तर्क है कि ये जो क्रिएटिव मोनोपोलीज हैं, ये समाज को बेहतर बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कुछ बिल्कुल नया लाती हैं, ग्राहकों को बेहतर विकल्प देती हैं। जैसे आईफोन ने स्मार्टफोन मार्केट को कैसे बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, एकाधिकार से जो मुनाफा होता है, उससे इन कंपनियों के पास पैसा और कह लीजिए मोटिवेशन होता है कि वो लंबी अवधि की योजनाएं बना सकें, रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश कर सकें, बड़े रिस्क उठा सकें। ये वो काम है जो कड़ी प्रतिस्पर्धा में फंसी कंपनियां शायद कभी न कर पाएं। उन्हें तो हर 3 महीने के रिजल्ट की चिंता रहती है। अच्छा, तो उनका मतलब ये हुआ कि कंपटीशन आपको आज पर फोकस करवाता है, जबकि मोनोपोली आपको भविष्य बनाने की आज़ादी देती है। ये तो सोचने का बिल्कुल उल्टा तरीका है। हाँ, और इसीलिए थील वो टॉल्स्टॉय का मशहूर वाक्य है ना, उसे पलट देती हैं। टॉल्स्टॉय ने लिखा था, सभी खुशहाल परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने तरीके से दुखी होता है। थील कहती हैं, सभी खुशहाल कंपनियां अलग अलग होती हैं, हर एक कंपनी एक यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व करके मोनोपोली कमाती है। सभी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं, वो कंपटीशन से बच नहीं पाई। संदेश साफ है, अगर लंबे समय तक टिकना है, वैल्यू बनानी है, तो भीड़ का हिस्सा मत बनो, कुछ अनूठा बनाओ। अनूठा बनाना, कंपटीशन से बचना, ये सारी बातें भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। और भविष्य को लेकर भी थील का नजरिया काफी दिलचस्प है। वो 4 तरह के दृष्टिकोण बताती हैं, है ना? आशावादी, निराशावादी, निश्चित, अनिश्चित। ये क्या है? हाँ, ये भविष्य के प्रति हमारा रवैया कैसा है, उसे समझने का एक फ्रेमवर्क है। 2 सवाल पूछती हैं वो। पहला, क्या आप भविष्य को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं, या पेसिमिस्टिक, निराशावादी? और दूसरा, क्या भविष्य को लेकर आपका नजरिया निश्चित है, डेफिनेट है, मतलब आपको अंदाजा है कि भविष्य कैसा होगा और आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर अनिश्चित है, इनडेफिनेट, मतलब आपको लगता तो है कि भविष्य बेहतर या बदतर होगा, पर कैसे होगा ये पता नहीं। अच्छा, तो इससे 4 कॉम्बिनेशन बन गए होंगे, जैसे निश्चित आशावादी, डेफिनेट ऑप्टिमिस्ट। बिल्कुल, निश्चित आशावादी वो है जो मानता है कि भविष्य बेहतर होगा और उसके पास उसे बेहतर बनाने की एक ठोस योजना भी है। थील कहती हैं कि पश्चिमी दुनिया, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड, 17वीं सदी से लेकर 1960 के दशक तक इसी दौर में थी। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, चांद पर इंसान भेजना, बड़े बड़े पुल बनाना, हाईवेज बनाना, ये सब इसी निश्चित आशावाद का नतीजा था। लोगों को यकीन था कि वो भविष्य बना सकते हैं। और आज का दौर, थील अमेरिका के बारे में कहती हैं कि वो अनिश्चित आशावादी हो गया है, इनडेफिनिट ऑप्टिमिस्ट। हाँ, अनिश्चित आशावादी मानता है कि भविष्य बेहतर तो होगा, पर कैसे होगा ये उसे ठीक से पता नहीं। इसलिए वो कोई एक बड़ी योजना बनाने के बजाय क्या करता है, बहुत सारे छोटे छोटे विकल्प खुले रखता है, डाइवर्सिफाई करता है। थील का मानना है कि 1980s के बाद से अमेरिका इसी दौर में है। फिनांस का इतना बोलबाला होना, भविष्य की ठोस योजनाओं के बजाय प्रक्रियाओं, प्रोसेस पर जोर देना,
जैसे लॉ स्कूल चले जाओ, कंसल्टिंग कर लो, ये सब अनिश्चित आशावाद के लक्षण हैं। लोग मानते हैं कि तरक्की होगी, पर कोई उसे प्लान नहीं कर रहा। और थियल को ये अनिश्चितता पसंद नहीं, वो डेफिनेट प्लान्स के पक्ष में है। जाहिर है, उनका तर्क है कि ये जो अनिश्चित आशावाद है, ये टिकाऊ नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। अगर कोई भविष्य बनाने के लिए योजना ही नहीं बना रहा, तो भविष्य अपने आप बेहतर कैसे हो जाएगा? आजकल स्टार्टअप्स में लीन स्टार्टअप का बड़ा चलन है ना? छोटे छोटे कदम उठाओ, कस्टमर से सीखो, बदलते रहो, आइटरेट करो। थियल कहती हैं कि ये तरीका शायद आपको कुछ छोटी मोटी सफलता दिला दे, लेकिन ये आपको 0 से 1 तक नहीं ले जा सकता। बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए एक बड़ी सोची समझी योजना चाहिए, जिसे वो मजाक में इंटेलिजेंट डिजाइन कहती हैं, ना कि सिर्फ माहौल के हिसाब से बदलते रहना, जिसे वो डार्विनिज्म कहती हैं। स्टीव जॉब्स और एप्पल का उदाहरण देखिए, उनके पास सालों आगे तक के प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन की निश्चित योजनाएं थीं। लेकिन क्या ये बहुत ज्यादा कंट्रोल करने जैसा नहीं लगता? मतलब क्या लक या चांस का कोई रोल नहीं होता? लीन का मतलब तो है कि आप फ्लेक्सिबल रहो। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, हाँ, लेकिन थील का मानना है कि हमने योजना बनाने की क्षमता में शायद विश्वास खो दिया है। सफलता सिर्फ भाग्य की बात नहीं है। उनका एक मशहूर वाक्य है, आप लॉटरी टिकट नहीं है। हमें भविष्य को आकार देने की जिम्मेदारी लेनी होगी, न कि सिर्फ उम्मीद करनी होगी कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारी लेना, योजना बनाना, और शायद इसके लिए जरूरी है उन रहस्यों को खोजना जिनका जिक्र आपने पहले किया था, जो थील के उस उल्टे सवाल से जुड़े हैं। बिल्कुल वही सवाल, वह कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत हैं? ये हमें रहस्यों की ओर ले जाता है। रहस्य यानी कोई महत्वपूर्ण चीज जिसे अभी तक समझा नहीं गया है, जो छुपी हुई है। थील का दृढ़ विश्वास है कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य खोजने बाकी हैं, विज्ञान में, बिजनेस में, समाज में, और महान कंपनियां अक्सर इन्हीं अनदेखे सत्यों या कह लीजिए रहस्यों पर बनती हैं। और आजकल ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि बड़े रहस्य बाकी हैं। ऐसा लगता है जैसे इंटरनेट ने सब कुछ खोल कर रख दिया है, दुनिया फ्लैट हो गई है। थेल मानती हैं कि यही सोच सबसे बड़ी रुकावट है, और कई कारण हैं जिनकी वजह से हमने शायद रहस्यों में विश्वास करना छोड़ दिया है। जैसे हमें लगता है दुनिया का कोना कोना खोजा जा चुका है, ग्लोबलाइजेशन का असर, हम बड़े जोखिम लेने से डरते हैं, रिस्क अवर्जन, हम छोटे छोटे सुधारों से संतुष्ट हो जाते हैं, इंक्रीमेंटलिज्म, और हम आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, कॉम्प्लिसेंसी। थेल HP ह्यूलेट पैकार्ड का उदाहरण देती हैं। एक समय था जब HP इनोवेशन का दूसरा नाम थी, लगातार नई चीजें बना रही थीं, लेकिन फिर उन्होंने बड़े रहस्यों की तलाश बंद कर दी और कंपनी धीरे धीरे अपनी चमक खो बैठी। तो ये रहस्य मिलेंगे कहाँ? अगर सब कुछ इतना साफ दिख रहा है, तो छुपी हुई चीजें कहाँ हैं? थियल का सुझाव है, वहां देखो जहां कोई और नहीं देख रहा है। उन एरियाज में जाओ जो अभी तक स्टैंडर्डाइज्ड नहीं हुए हैं, जहां अभी भी बहुत कुछ पता करना बाकी है। जैसे पोषण, न्यूट्रिशन, वो 2 तरह के रहस्यों की बात करती हैं। एक तो प्रकृति के रहस्य, मतलब भौतिक दुनिया, विज्ञान के बारे में नई खोजें, और दूसरे लोगों के बारे में रहस्य, मतलब इंसानी स्वभाव, समाज के बारे में वो बातें जो लोग या तो खुद नहीं जानते या दूसरों से छिपाते हैं। एयरबीएनबी या उबर लिफ्ट जैसी कंपनियां ऐसे ही रहस्यों पर बनी। लोगों के पास खाली कमरे थे, खाली कारें थीं। ये कोई प्रकृति का रहस्य नहीं था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि लोग अजनबियों को अपने घर में रुकने देंगे या अपनी कार में बैठने देंगे, या इसे इतने बड़े स्केल पर कैसे किया जाए। ये लोगों के बारे में रहस्य था। ये मौके सबके सामने थे, पर अनदेखे थे। और जब आपको ऐसा कोई रहस्य मिल जाए, तब क्या उसे छुपाकर रखना है? नहीं, थील कहती है उसे सही लोगों के साथ साझा करें। एक महान कंपनी एक साझा रहस्य के इर्द गिर्द बनती है। जब आप किसी को अपना रहस्य बताते हैं, तो वो सिर्फ एक एम्प्लॉई या इन्वेस्टर नहीं रहता, वो आपका साथी षड्यंत्रकारी बन जाता है। आप मिलकर दुनिया को बदलने की एक साजिश रचते हैं। साजिश, ये मज़ेदार शब्द इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक आखिरी बड़ा टॉपिक जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और जिस पर थील का नज़रिया फिर से काफ़ी अलग है, इंसान और मशीन का रिश्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI को लेकर इतना डर है कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी, शायद हम पर हावी हो जाएंगी। थील इस बारे में क्या सोचते हैं?
थीलिस इंसान बनाम मशीन वाली सोच को पूरी तरह से खारिज करती हैं। उनका मानना है कि कंप्यूटर और इंसान दुश्मन नहीं है, वो पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापक नहीं है। मतलब वो एक दूसरे की जगह लेने के बजाय एक दूसरे की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान और मशीन फंडामेंटली अलग-अलग कामों में अच्छे हैं। कैसे अलग? देखिए, इंसान जटिल योजनाएं बना सकते हैं, अप्रत्याशित स्थितियों में फैसले ले सकते हैं, नई चीजें सोच सकते हैं, बारीक मानवीय भावनाओं को, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं। दूसरी तरफ कंप्यूटर भारी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने में इंसानों से कहीं ज्यादा तेज और कुशल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो साधारण लगने वाले मानवीय निर्णय लेने में स्ट्रगल करते हैं। थियल गूगल के उस प्रयोग का मजाक उड़ाती हैं जहां एक सुपर कंप्यूटर ने लाखों यूट्यूब वीडियो देखकर 75% सटीकता से बिल्ली को पहचानना सीखा। ये काम तो एक छोटा बच्चा पल भर में कर लेता है। तो मतलब डरने की जरूरत नहीं, बल्कि साथ काम करने के तरीके खोजने की जरूरत है। बिल्कुल। थियल कहती हैं कि ग्लोबलाइजेशन वो प्रतिस्थापन लाता है जब कोई कंपनी आपकी नौकरी किसी सस्ते देश के वर्कर को दे देती है, लेकिन टेक्नोलॉजी वो पूरकता लाती है, कॉम्प्लीमेंटरिटी। कंप्यूटर आपसे खाना, पानी या रहने की जगह के लिए मुकाबला नहीं करते। कंप्यूटर के साथ मिलकर काम करने से जो फायदे हो सकते हैं वे दूसरे इंसानों से सिर्फ मुकाबला करने से कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण है जहां ये कॉम्प्लीमेंटरिटी काम करती दिखी हो? पेपैल खुद, उनकी अपनी कंपनी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शुरुआत में पेपैल को ऑनलाइन फ्रॉड से भारी नुकसान हो रहा था। उन्होंने पहले कोशिश की कि कंप्यूटर ही सारे फ्रॉड पकड़ें, लेकिन फ्रॉड करने वाले लोग सिस्टम से ज्यादा चालाक निकले। फिर उन्होंने सोचा कि इंसान हर ट्रांजैक्शन को चेक करें, लेकिन ट्रांजैक्शन इतने ज्यादा थे कि ये हो ही नहीं सकता था। आखिर में उन्होंने एक हाइब्रिड सिस्टम बनाया जिसे उन्होंने ईगोर नाम दिया। कंप्यूटर उन ट्रांजैक्शंस को फ्लैग करते थे जो संदिग्ध लगते थे, और फिर इंसान, ह्यूमन ऑपरेटर्स, उन्हें देखकर अंतिम फैसला लेते थे। इसी इंसान मशीन की जुगलबंदी ने पेपैल को बचाया और सफल बनाया। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। और उनकी दूसरी कंपनी पैलेंटियर भी इसी सिद्धांत पर बनी है। उनका सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सरकारी एजेंसियों और बड़ी कंपनियों के एनालिस्ट्स को मदद करता है। किस चीज में? भारी मात्रा में डेटा के अंदर छुपे पैटर्न और कनेक्शन खोजने में। सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की जगह नहीं लेता, बल्कि उसे सुपर एनालिस्ट बना देता है। सही। लिंक्डइन भी कुछ ऐसा ही करता है ना। वो रिक्रूटर्स को बेहतर उम्मीदवार ढूंढने में मदद करता है। रिक्रूटर्स को नौकरी से नहीं निकालता। तकनीक प्रोफेशनल्स को और सक्षम बना रही है। तो भविष्य उन लोगों और कंपनियों का है जो ये पूछते हैं कि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, न कि ये कि कंप्यूटर अकेले क्या कर सकते हैं। एकदम सही। भविष्य मानव कंप्यूटर सहयोग का है। हमें मशीनों से डरने के बजाय उनके साथ मिलकर बड़ी समस्याओं को हल करने पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम पीटर थियल की 0 to 1 के इन अंशों को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि असली तरक्की नकल से नहीं, आविष्कार से आती है। 0 से 1 जाना। हाँ, और ये कि स्थायी मूल्य बनाने के लिए कंपटीशन के उस खूनी समंदर से बचना होगा, कुछ अनूठा बनाना होगा और रचनात्मक एकाधिकार हासिल करना जरूरी है। और इसके लिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि भविष्य के लिए निश्चित योजनाएं बनानी है और आशावादी रहना है। और ये भी कि दुनिया में अभी भी रहस्य बाकी हैं, बस उन्हें खोजने के लिए एक अलग नजरिए की, थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। महान कंपनियां अक्सर इन्हीं अनदेखे सत्यों पर खड़ी होती हैं। और अंत में, तकनीक हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि वो हमारा सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकती है, अगर हम इंसानों और मशीनों की जो पूरक शक्तियां हैं उनका सही इस्तेमाल करें। ये विचार सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, ये हमें दुनिया को कैसे देखते हैं, अपने भविष्य की कल्पना कैसे करते हैं, इस पर भी गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल। और शायद इन सब बातों को सुनने के बाद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये हो सकती है, हमारे अपने काम में, हमारी इंडस्ट्री में या हमारी जिंदगी में वो कौन से ऐसे स्थापित तरीके हैं या आम धारणाएं हैं जिन पर हम शायद जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और क्या इसी वजह से हम उन 0 से 1 जाने वाले अवसरों को देखने से चूक रहे हैं जो शायद हमारे सामने ही छुपे हुए हैं।